क्षितिज को तीसरे स्तर की तकनीक के बारे में सिखाना शुरू कर दिया गया था। आचार्य ने उसे बताया कि अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकालने के बाद आत्मा विघटन तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद उन तकनीकों की मदद से आत्मा द्वारा शस्त्र कैसे उठाया जाता है और फिर उस शस्त्र को उठाते ही किस प्रकार हमला किया जाता है। यह सब सिखाने के बाद उसे बहुअस्त्र तकनीक भी सिखाई गई, जिसके अंतर्गत अनेक अस्त्र एक ही आत्मा के साथ मिलकर हमला कर सकते हैं। क्षितिज ने सिर झुकाकर सब कुछ सीख लिया। उसे इतनी तेज रफ्तार से तकनीकें सीखते हुए देखकर आचार्य नीलेश और आचार्य रीना जी भी स्वयं हैरान रह गए थे, क्योंकि इतनी तेजी से सीखते हुए उन्होंने अब तक किसी को नहीं देखा था। फिर भी उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने क्षितिज को ये तकनीकें सिखाई थी। अब आचार्य नीलेश की ओर से तकनीक सिखाना रुक गया था और वो जाकर एक स्थान पर बैठ गए थे। लेकिन तभी आचार्य रीना जी उसके सामने आई और उसे ग्रुप तकनीक के बारे में सिखाने लगी। उन्होंने कहा, अभी ये समझ लो कि तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा खड़ा है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम उसे हरा नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? उनके प्रश्न पर क्षितिज ने शांति से उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लेवल कम है, इसलिए मुझे पहले अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तब तक मैं अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का ही उपयोग करूंगा, जो इस समय मेरे पास मौजूद है। उसकी ये बात सुनते ही आचार्य रीना जी ने नकारात्मक भाव से सिर हिला दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें और क्या नहीं, इसलिए उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं, अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास एक और साथी हो तो तुम ग्रुप तकनीक का इस्तेमाल करके सामने वाले योद्धा को हरा सकते हो। उनकी ये बात सुनते ही क्षितिज हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है, क्योंकि आज तक उसने ऐसी किसी तकनीक के बारे में नहीं सुना था। शायद ये तकनीकें केवल अमृत सागर महासाम्राज्य के भीतर ही सिखाई जाती थी। यही कारण था कि वो हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी आचार्य रीना जी ने वहां खड़ी लड़कियों में से प्राची को आगे बुलाया। जैसे ही उन्होंने प्राची को आगे बुलाया, बाकी लड़कियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि आचार्य ने केवल प्राची को ही बुलाया। अगर बुलाना ही था तो बाकी लड़कियों को भी बुला सकती थी। इसी वजह से मंदाकिनी ने गुस्से में अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, ये थोड़ी सही बात नहीं है। हम सभी को बुलाकर भी सिखा सकती थी, लेकिन इन्हें तो सिर्फ प्राची को ही क्षितिज के साथ सिखाना है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनकी ये बातें सुनते ही आचार्य रीना जी मुस्कुराई और बोली, अरे, अगर तुम लोगों को तकनीक सीखनी है तो मैदान के बाहर खड़े होकर कैसे सीखोगी? सीखना है तो अंदर आओ और सीखो। मैंने तुम्हें कब मना किया है? बाहर बातें करने से अच्छा है अंदर आकर अपनी तलवारें निकालो और अभ्यास करो। आचार्य रीना जी को अपनी बातें सुनते हुए देखकर मंदाकिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ज्यादा कुछ न कहते हुए उसने शांति से सिर हिला दिया। फिर सिर झुकाकर वो अपनी सहेलियों के साथ आगे बढ़ गई, क्योंकि वो सभी सच में आचार्य रीना जी की तकनीकें सीखना चाहती थी। वो सभी धीरे धीरे मैदान के अंदर आ पहुंची। तब आचार्य रीना जी ने उन्हें समझाना शुरू किया, तो बात ऐसी है कि आज मैं तुम लोगों को ग्रुप 2 की तकनीक सिखाऊंगी, जहां 2 योद्धा मिलकर एक शक्तिशाली योद्धा का सामना करते हैं और उसे पराजित करते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, जैसे कि मंदाकिनी और स्नेहा, तुम दोनों मिलकर क्षितिज का सामना करोगी। ये सुनते ही मंदाकिनी और स्नेहा ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। उन्हें पता था कि क्षितिज को हराना आसान नहीं था, लेकिन जब आचार्य स्वयं कह रही थी तो उन्हें उस पर विश्वास करना ही पड़ा। फिर भी मंदाकिनी ने सिर नकारात्मक रूप से हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्षितिज को हराना हमारे बस की बात नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही आचार्य रीना जी ने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर मुझसे सीखना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मंदाकिनी ने सिर झुका लिया। उसे बुरा लगा कि उसने आचार्य रीना जी से ऐसा प्रश्न कर लिया था। उसे इस तरह सिर झुकाए देखकर आचार्य रीना जी ने भी आगे कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने सभी को ग्रुप 2 की तकनीक सिखानी शुरू की। इस तकनीक में एक योद्धा सीधे युद्ध करता है, जबकि दूसरा योद्धा अपनी शक्तियां उसे सौंपकर पहले योद्धा की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह की तकनीक भी हो सकती है। तभी उनमें से कुछ ने आश्चर्य से कहा, यह तो वाकई बहुत अनोखी और प्रभावशाली तकनीक है। हमने आज तक ऐसी तकनीक कभी नहीं देखी। अब देखते हैं कि हम क्षितिज का सामना कर पाते हैं या नहीं। तभी स्नेहा और मंदाकिनी ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चलो, आज क्षितिज को हराने की बारी हमारी है।
इतना कहकर दोनों लड़कियों ने अपने शरीर से शक्तियां अपनी तलवारों में डालना शुरू किया। कुछ ही समय में वहां एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा तैयार हो गई जो मंदाकिनी की तलवार में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वहीं क्षितिज ने भी अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार निकालकर उसमें शक्तियां भरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वहां तेज हवाएं चलने लगी। वो पूरी ताकत लगा देना चाहता था ताकि इन दोनों लड़कियों के सामने लड़ाई में कोई कसर ना रहे। इस वजह से दोनों लड़कियां भी हैरान रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज उनके खिलाफ इतनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब उन्होंने आचार्य रीना की ओर देखा तो आचार्य मुस्कुरा रही थी और उन्हें दिलासा दे रही थी। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इस बात को सुनकर दोनों लड़कियां अपने मन ही मन ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि आचार्य रीना जो कह रही हैं वो सच हो जाए, क्योंकि अगर ये सब गलत साबित हुआ तो उनकी बहुत बुरी हालत हो सकती थी। इस सोच से उनके शरीर में कपकपी होने लगी, हाथ पांव कांप रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और क्षितिज पर हमला कर दिया। जैसे ही मंदाकिनी ने हमला किया, वहां ऐसा हंगामा मच गया कि सब हैरान रह गए। आज तक जो कभी नहीं हुआ था वो आज हो चुका था। मंदाकिनी के एक ही हमले में क्षितिज पीछे हटते हुए बगीचे के मैदान से सीधे पेड़ तोड़ते हुए अंदर जा पहुंचा। इतने जोर के झटके से उसे उड़ते देखकर सभी हैरान रह गए। आर्या, प्रियंका और वीर भी वहां खड़े थे। ये तीनों पहले ही इन तकनीकों को सीख चुके थे और उनका उपयोग भी कर चुके थे। शायद इसी वजह से वे इतने काबिल बने थे। फिर भी कुछ ही देर में सभी ने देखा कि एक शक्तिशाली योद्धा को हराने के लिए दो कमजोर योद्धा भी काफी हैं। क्षितिज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने शक्तिशाली हमले दोनों लड़कियां कर सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान मंदाकिनी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे संभव हुआ। काफी देर सोचने के बाद जब क्षितिज वापस आया तो दोनों लड़कियां दौड़ते हुए उसके पास गई और चिंता में पूछा, तुम ठीक हो ना? हमें बहुत चिंता हुई थी जब हमने तुम पर हमला किया था। उनका ये सवाल सुनते ही क्षितिज मन ही मन हंसा और सोचा, भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। जो दर्द दे रहा है वही अब मलहम लगाने के लिए आ रहा है। क्या ऐसा भी होता है इस दुनिया में? लेकिन उसने ये बात किसी के सामने नहीं कही। उसे पता था कि अगर वो ऐसा बोल देगा तो अगली बार शायद उसे इस ग्रह से ही बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए उसने सिर्फ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, अरे इतना खतरनाक हमला भी नहीं था कि मुझे ज्यादा चोट लगे, लेकिन तुम दोनों का हमला वाकई अच्छा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना दूर तक भेज दिया। क्षितिज की ये बात सुनकर दोनों लड़कियां बेहद खुश हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज उनकी इतनी तारीफ करेगा। उनकी खुशी देखकर आचार्य रीना जी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम इस तकनीक से इतनी खुश हो तो आगे की तकनीक सीखकर तो तुम पागल हो जाओगी। जैसे ही ये बात दोनों लड़कियों ने सुनी, वे हैरानी में एक दूसरे की ओर देखने लगी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा संभव है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आचार्य, हम आगे की तकनीक जरूर सीखना चाहते हैं। हमें असल में ऐसी तकनीकों की जरूरत है जो शक्तिशाली योद्धाओं के सामने काम आए। ये बात सुनकर आचार्य रीना जी मुस्कुरा उठी। सबसे ज्यादा खुश तो क्षितिज था, क्योंकि उन सभी लड़कियों की शक्ति बढ़ने से उसे भी फायदा होने वाला था। लेकिन उसने ये सब दिखाया नहीं। उसे पता था कि अगर उसने दिखा दिया तो तीनों लड़कियां उसकी बैंड बजा देंगी। कुछ ही देर बाद आर्यन और प्रियंका भी वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर आचार्य रीना जी ने मैदान में बुला लिया। उन्हें बुलाने पर दोनों मैदान में पहुंच गए। जैसे ही वे आए, आचार्य रीना जी ने उन्हें ग्रुप तकनीक के बारे में बताया और सीखने को कहा, क्योंकि आचार्य को समझ आ गया था कि जब तक क्षितिज के साथियों को शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तब तक क्षितिज खुद शक्तिशाली कैसे बन सकता है। आखिर उसके अंदर भी अभय सिंह का ही खून बहता था। यदि वो अभय सिंह की तरह सोचता तो पहले अपने साथियों को ही शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए उन्होंने पहले उसके साथियों को तकनीक सिखाई। कुछ देर बाद सभी को सिखाने के बाद क्षितिज को आगे बुलाया गया और उसे तकनीक सिखाई जाने लगी। सभी क्षितिज के भाई बहन और दोस्त वहां मौजूद थे। उनके सामने आचार्य रीना जी ने अभय सिंह को आगे बुलाया। वैसे तो अब अभय सिंह अपनी आकाश गंगा लेवल का इस्तेमाल कर सकते थे। केंद्र क्षेत्र में आकाश गंगा लेवल का योद्धा होना अब कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन्हें डर भी नहीं लग रहा था। जैसे ही अभय सिंह मैदान में आए, हर किसी के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि अब सब समझ गए थे कि क्षितिज अपने परदादा अभय सिंह पर हमला करने वाला था। उसे ग्रुप 2 तकनीक का इस्तेमाल करके देखना था। क्षितिज ने शांति से सिर हाँ में हिलाया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा संभव है। आचार्य रीना जी ने क्षितिज के लिए सही पार्टनर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने काफी देर तक इधर उधर देखा, लेकिन तभी अचानक उन्हें अमृता दिखाई दी। जैसे ही अमृता दिखाई दी, आचार्य ने उसे आगे बुलाया
और ग्रुप तकनीक सिखाई। फिर क्षितिज और उसकी बड़ी बहन अमृता ने अपनी तलवारों में शक्तियां भरना शुरू कर दी। पहले वहां सिर्फ तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन अब बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और ऐसा दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं अभय सिंह ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि ये दोनों इतना शक्तिशाली हमला न करें कि उनकी जान भी खतरे में पड़ जाए, इसलिए वो काफी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्षितिज और अमृता को उनकी तुलना में ज्यादा चिंता थी, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा शक्तिशाली हमला किया तो अभय सिंह को चोट लग सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने आसान हमला किया तो उनके साथी उनका मजाक उड़ाएंगे। अब इतनी बड़ी दुविधा से कैसे निकला जाए, दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर में उन्होंने मन को तैयार किया और अभय सिंह की ओर देखा। अभय सिंह भी उनके सामने अपनी शक्तियों से बनाई हुई 2 ढालें लेकर खड़े हो गए। क्या सच में क्षितिज और उसकी बड़ी बहन अमृता मिलकर अभय सिंह को हरा पाएंगे? क्या सच में होने वाली है दादा और परपोते के बीच शक्ति की आजमाइश? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज और अमृता को अभय सिंह की तुलना में ज्यादा चिंता थी, क्योंकि अगर उन्होंने ज्यादा शक्तिशाली हमला किया तो अभय सिंह को चोट लग सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने आसान हमला किया तो उनके साथ ही उनका मजाक उड़ाएंगे। अब इतनी बड़ी दुविधा से कैसे निकला जाए, दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन आखिर में उन्होंने मन को तैयार किया और अभय सिंह की ओर देखा। अभय सिंह भी उनके सामने अपनी शक्तियों की बुनाई हुई 2 ढालें लेकर खड़े हो गए। उन्हें इस तरह पूरी तैयारी में देखकर वे दोनों भी भीतर से खुद को तैयार महसूस करने लगे। इसके बाद क्षितिज ने बिना एक पल गवाए अपनी ड्रैगन स्लेयर तलवार को संभाला और पूरी ताकत के साथ अचानक हमला कर दिया था। जैसे ही क्षितिज का वो हमला पड़ा, अभय सिंह इस तरह हवा में उछल गए कि सीधा उड़ते हुए काफी दूर जा पहुंचे। उनके चेहरे पर साफ तौर पर गहरी हैरानी दिखाई दे रही थी। वैसे तो उन्हें ग्रुप 2 की तकनीक के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं सबसे ज्यादा उसी तकनीक का उपयोग किया था। इसके बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस हालात में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन वो उड़ते हुए सीधे सीधे क्षितिज के महल की दीवारों को तोड़ते हुए बाहर जा गिरे। उनकी इस हालत को देखकर क्षितिज को खुद ही अफसोस होने लगा, क्योंकि आखिरकार नुकसान उसके ही महल का हुआ था। उसके चेहरे के भाव देखकर अमृता अपनी हंसी रोक नहीं पाई, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि उस वक्त क्षितिज के दिल पर क्या गुजर रही होगी। अमृता ने हल्का से सिर हिलाते हुए उसके कंधे पर हाथ मारकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी तकनीक का इतना जबरदस्त असर हो रहा है, और फिर भी तुम ऐसे चेहरे बना रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा महल टूट गया। आखिर कैसे आदमी हो तुम क्षितिज? अमृता की ये बात सुनते ही क्षितिज ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा महल टूट गया, बल्कि मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि अगर मैं उन्हें आसमान में ही हमला करते हुए उड़ा देता तो उससे कहीं ज्यादा फायदा होता। लेकिन गलती मेरी ही है जो मैंने ये मौका गंवा दिया। अब जाकर अमृता को क्षितिज की नाराजगी का असली कारण समझ में आया। उसकी बात सुनते ही उसने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्षितिज, तुम एक ही बात को अलग तरीके से कह रहे हो और ऐसे दिखा रहे हो जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। अमृता की बात पर क्षितिज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, लेकिन एक इंसान को अपने नुकसान से ज्यादा अपनी गलती का पछतावा होता है। इसी वजह से मुझे अपने ऊपर ही अफसोस हो रहा है। इसी बीच कुछ ही देर में अभय सिंह वापस वहां पहुंचे। उनके पूरे शरीर पर पत्थर, धूल और मिट्टी जमी हुई थी। उनकी ये हालत देखकर क्षितिज आगे बढ़ा और उनके शरीर से धूल झाड़ने लगा। उसे भीतर से काफी बुरा लग रहा था और ये बात उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अभय सिंह ने क्षितिज के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया, अरे तुम क्यों बुरा मान रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा मुझे तो इस बात का गर्व है कि तुमने इतना शानदार हमला किया। अब तुम्हारे सामने आकाशगंगा लेवल का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाएगा। उनकी ये बात सुनकर क्षितिज ने चुपचाप सिर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर बाद वहां एक सेवक न्योता लेकर आ पहुंचा। क्षितिज ने वो न्योता पढ़ा और हल्के से सिर हिला दिया। उसके चेहरे के भाव देखकर अभय सिंह ने शांति से पूछा, तो क्या 10 दलों की प्रवेश परीक्षा होने वाली है? अभय सिंह के ऐसा कहते ही क्षितिज मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपको ये कैसे पता चल गया कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस पर अभय सिंह मुस्कुराते हुए बोले, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं पहली बार थोड़ी ही केंद्र क्षेत्र में आया हूँ। मैंने भी बहुत कुछ देखा और जाना है। भले ही मैं तुम्हें यह न बताऊं कि मैंने यहाँ क्या क्या किया है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं इन 10 दलों की प्रवेश पद्धति अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने शांति से सिर हिला दिया। उसे भी समझ आ चुका था कि अभय सिंह ने स्वप्नोल्लास महासाम्राज्य के केंद्र क्षेत्र में काफी समय बिताया है। फिर भी उसने एक ही सवाल पूछा, आपके हिसाब से
मुझे किस दल में जाना चाहिए? इस सवाल पर अभय सिंह ने शांत स्वर में कहा, मेरे हिसाब से तुम्हें उसी दल में जाना चाहिए जहां तुम्हारा मन कहे, लेकिन सिर्फ एक ही दल से दूरी बनाए रखना, क्योंकि उस दल में मेरा पहले से काफी बखेड़ा हो चुका है। वैसे उसमें मेरी भी कई गलतियां रही हैं। उनकी ये बात सुनते ही क्षितिज ने हैरानी से उनकी ओर देखते हुए पूछा, मेरे हिसाब से वो जरूर सोमदल होगा। जैसे ही अभय सिंह ने यह सुना, वे मुस्कुरा दिए और सिर हाँ में हिला दिया। वे भी जानते थे कि क्षितिज से कोई बात छिप नहीं सकती, ऐसे में सच बता देना ही बेहतर था। इसके बाद क्षितिज और उसके सभी साथी दलों में प्रवेश की तैयारी करने लगे। अगले दिन वे सभी लोग दलों के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वहां उन्हें बाकी 6 साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां भी दिखाई दिए। वैसे इन दलों में कोई भी आम योद्धा आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मामला बिल्कुल अलग स्तर का था। इन दलों में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वहां क्षितिज और उसके भाई बहनों को देखकर बाकी सभी राजकुमार और राजकुमारियों के मन में जलन होना स्वाभाविक था। आखिर ऐसा क्यों ना होता? जैसे ही मनोरथ साम्राज्य के सभी राजकुमार और राजकुमारियां वहां प्रवेश कर चुके थे, सभी दलों के प्रमुख उनकी ओर खास उत्साह से देखने लगे। ये भेदभाव भला उन्हें कैसे अच्छा लगता? वे भी तो बड़े बड़े साम्राज्यों से आए थे। उन 10 दलों के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा दल दरबार सजा हुआ था, जहां सभी राजकुमार और राजकुमारियों का चयन किया जाना था। वैसे तो उसी प्रवेश द्वार के पास एक विशाल दल मैदान भी था, जहां अलग अलग दलों के बीच मुकाबले होते थे। जब आपसी मतभेद सुलझते नहीं थे, तो वही मैदान हर फैसले का गवाह बनता था। जब क्षितिज अपने दोस्तों और बहनों के साथ वहां पहुंचा, तो उन्होंने दलों की भव्यता को करीब से देखा। उसे देखकर वो खुद को काफी कमजोर और बेहद गरीब महसूस करने लगे। आखिर ऐसा क्यों न होता? वे सभी दल बेहद अमीर और शक्तिशाली थे। अगर अखंड साम्राज्य का पतन नहीं हुआ होता, तो आज उनकी सत्ता पूरी धरती पर फैली होती। लेकिन एक भयानक घटना की वजह से इन दलों की हालत बिगड़ गई थी। इसी कारण वे यहीं सीमित होकर रह गए थे। वे किसी भी प्रकार की महासाम्राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं लेते थे, क्योंकि अगर उनकी ओर से कोई भी आगे बढ़ता, तो कोई ना कोई महासाम्राज्य उन पर आक्रमण कर देता। इसी डर के कारण ये दल कभी खुलकर मुकाबले में नहीं उतरे। यही वजह थी कि सपनुल्लास महासाम्राज्य को भी उनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन उन्हें इस बात का फायदा जरूर होता था कि उनके अपने साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां यहाँ प्रवेश लेकर धीरे धीरे शक्तिशाली बन जाती थी। बस यही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से सपनुल्लास साम्राज्य उन 10 दलों को अब तक सहन कर रहा था। सामने प्रमुखों की आसन व्यवस्था में 10 दलों के प्रमुख बैठे हुए थे और ठीक उनके केंद्र में आचार्य वशिष्ठ विराजमान थे, जो केंद्रीय क्षेत्र के विश्वविद्यालय अकादमी के कुलपति भी थे। जैसे ही सभी ने देखा कि सातों के 7 साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां वहां आ पहुंचे हैं, पूरे दरबार का माहौल गंभीर हो गया। इसी कारण आचार्य वशिष्ठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए सभी राजकुमार और राजकुमारियों को संबोधित करने लगे। उनके खड़े होते ही सभी राजकुमार और राजकुमारियां पूरी शांति से उनकी बात सुनने लगे। उन्होंने गंभीर लेकिन सौम्य स्वर में कहा, मैं आप सभी राजकुमार और राजकुमारियों का यहाँ स्वागत करता हूँ। आपको शायद पहले से पता होगा कि आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं, और अगर किसी को ये बात स्पष्ट नहीं है तो मैं अभी आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप लोगों को केंद्रीय क्षेत्र की अकादमी के पहले वर्ष में प्रवेश लेना है, तो आपको इन 10 दलों में से किसी न किसी एक दल में शामिल होना अनिवार्य होगा। जब तक आप किसी दल का हिस्सा नहीं बनते, तब तक आपको पहले वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन दलों में आपको उनकी अलग अलग विशेष तकनीकों और गुप्त विद्याओं का विशाल भंडार देखने और सीखने को मिलेगा। उसमें जितनी आपकी काबिलियत हो उतना आप सीखिए और उसे अपने भीतर ग्रहण कीजिए। मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि आप में से कुछ लोगों के पास एक से अधिक तत्व मौजूद हैं। ऐसे विद्यार्थियों को हमारी ओर से ये विशेष अनुमति दी जाएगी कि वे हर सप्ताह अलग अलग दलों में जाकर प्रशिक्षण ले सकें। लेकिन शुरुआत में आप सभी को कम से कम एक दल में प्रवेश लेना ही होगा। बाद में आपके तत्व और योग्यता के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आप किन किन दलों में जा सकते हैं। आचार्य वशिष्ठ की ये बात समझते हुए सभी राजकुमार और राजकुमारियों ने एक साथ सिर हाँ में हिला दिया। वे ये बात भली भांति समझ चुके थे कि यदि उन्हें यहाँ आगे बढ़ना है तो किसी न किसी दल में प्रवेश लेना ही पड़ेगा। वैसे तो आमतौर पर हर दल में अधिकतम एक साम्राज्य के 5 या 6 योद्धा ही लिए जाते थे, लेकिन जब उन्होंने मनोरथ साम्राज्य के 11 योद्धाओं को एक साथ देखा तो ये दृश्य उन्हें काफी अजीब लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आचार्य वशिष्ठ इन सभी को प्रवेश देंगे या नहीं। इसी बीच 7 साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां आगे आ चुके थे, क्योंकि सबसे पहले सभी को तत्व परीक्षण की परीक्षा देनी थी। आखिर तत्व ही तो सबसे महत्वपूर्ण था। अगर किसी का तत्व ही उस दल के योग्य न हो तो वो उस दल में जाकर आखिर करता भी क्या। इसी वजह से सबसे पहले तत्व परीक्षण लिया जाता था। वैसे तो बाकी साम्राज्यों के कई राजकुमार और राजकुमारियां
पहले ही दलों में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इस बार ड्रैगन हंटर दल के राजकुमार प्रेम, शिकारा दल की राजकुमारी लता, नकारात्मक पक्ष की राजकुमारी रितिका, आत्मानगर के राजकुमार वैरवीर और अग्नि दल के राजकुमार अभिषेक वहां उपस्थित थे। इसके साथ ही पृथ्वी दल की राजकुमारी माधुरी, वायु दल के राजकुमार समीर, जल दल के राजकुमार अमित, आकाश दल के राजकुमार आकाश, बिजली दल के राजकुमार दीपांशु, समय दल की राजकुमारी सरिता, सोम दल की राजकुमारी उपासना, विकिरण दल के राजकुमार तन्मय और दिव्य किरण दल की राजकुमारी मानसी भी मौजूद थी। ये सभी इस वर्ष पहले साल के लिए तत्व परीक्षण देने वाले थे। संख्या भले ही बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनके बराबर ही मनोरथ साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारियां भी वहां खड़े थे, जिनमें क्षितिज, आर्यन, प्रियंका, श्रेया, अमृता, अनुपमा, वायुषी और क्षितिज की 4 मंगेतरे, प्राची, स्नेहा, मंदाकिनी और अंत में गायत्री शामिल थी। इतने सारे योद्धा एक साथ इन दलों में प्रवेश लेने वाले थे। उनका उत्साह भी कुछ अलग ही था। वे भीतर से खुश थे कि उन्हें यहाँ प्रवेश मिलने वाला है, क्योंकि उनके अनुसार यही आखिरी स्थान था जहां उन्हें असली और उच्च स्तर की तकनीकें सिखाई जाने वाली थी। कुछ ही देर में एक तत्व परीक्षण पत्थर लाया गया। आचार्य वशिष्ठ ने सबसे पहले अपना हाथ क्षितिज की ओर बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार क्षितिज, आप सबसे पहले आइए तत्व परीक्षण के लिए। उनके इतना कहते ही सभी दलों के प्रमुखों की आंखें फैल गई। उन्हें भी ये बात अच्छी तरह पता थी कि इन सभी विद्यार्थियों में सबसे काबिल और खतरनाक योद्धा कौन है। अगर क्षितिज उनके दल में आ जाता तो शक्ति संतुलन में बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता था। कौन सा दल ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे रह जाएगा, ये सब इसी एक निर्णय पर निर्भर करता था। शायद कोई छोटा सा दल अचानक ऊपर पहुंच जाए या कोई बड़ा दल सीधा सभी पर अपना प्रभुत्व जमा ले। आखिर राजकुमार क्षितिज कोई साधारण योद्धा नहीं था। इसी वजह से सभी ने कुछ कहने की बजाय शांति से सिर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी राजकुमार क्षितिज ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, आचार्य, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे सभी साथी अपना तत्व परीक्षण दे, उसके बाद ही मैं अपना परीक्षण करूंगा। इसका कारण मैं अंत में अवश्य बताऊंगा, ये मेरा वचन है। क्षितिज की ये बात सुनते ही आचार्य वशिष्ठ को मानो जोर का झटका लगा हो। आमतौर पर अगर वे किसी योद्धा का नाम लेते थे तो सामने वाला योद्धा उनके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता था, लेकिन ये पहला ऐसा योद्धा था जो उन्हें सीधे मना कर रहा था। फिर भी आचार्य वशिष्ठ ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम सबसे अंत में तत्व परीक्षण करना चाहते हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वे शांत हो गए। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि शायद क्षितिज की बात के पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है, लेकिन सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी को यह सब अहंकार से भरा व्यवहार लग रहा था। क्षितिज पर उन्हें भीतर ही भीतर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने गुस्से को दबाते हुए कुछ कहा नहीं, लेकिन मन ही मन बुदबुदाए, इससे भी अभय सिंह की तरह बड़ी बड़ी बातें बनानी आती है। ऐसा क्या खास हो जाएगा अगर ये अभी परीक्षा दे दे? ये सब इन लोगों का नाटक ही लगता है। पिछली बार भी आचार्य वशिष्ठ ने अभय सिंह को अपनी मर्जी से तत्व परीक्षण करने दिया था। देखता हूँ अगर इस अभय सिंह के परपोते ने कोई ठोस कारण नहीं बताया तो मैं इसे अपने दल में कभी शामिल नहीं करूंगा। ये सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपना गुस्सा दबाया और क्षितिज की ओर देखने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि क्षितिज भी ठीक उसी तरह उनकी ओर देख रहा था, मानो उसने उनके मन की सारी बातें पढ़ ली हो। ये सोचते ही सोमदल के प्रमुख मिथिलेश जी का दिल घबरा गया। क्या वाकई मिथिलेश जी और क्षितिज के बीच कोई बड़ा टकराव होने वाला है? क्या कारण था कि क्षितिज ने तत्व परीक्षण में सबसे अंतिम जाने का निर्णय लिया? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इतना कहकर जैसे तैसे सोमदल के प्रमुख मिथिलेश जी ने अपना गुस्सा दबाया और लगातार क्षितिज की ओर देखते रहे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि क्षितिज भी ठीक उनकी ही तरफ देख रहा है, मानो उनके भीतर चल रही सारी बातें उसने सुन ली हो। ये सोचते ही सोमदल की प्रमुख मिथिलेश जी का मन घबरा गया और उनके भीतर एक अजीब सा डर पैदा हो गया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने इसे अपने मन का भ्रम समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उन्हें भी यही लगा कि वो एक छोटा सा लड़का है और उसके मन की गहराई इतनी नहीं हो सकती कि वो किसी दूसरे के मन की बातें सुन सके। वैसे भी उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि क्षितिज की आत्मा की शक्ति वास्तव में कितनी अधिक और कितनी गहरी है। इसी वजह से क्षितिज ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे भी अच्छी तरह पता था कि निंदा करने वाले लोग निंदा तो करेंगे ही, फिर सामने वाला राजा हो या रंग, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच आचार्य वशिष्ठ ने अपनी समझदारी का परिचय दिया और अपनी जिद पर अड़े नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी राजकुमारों और राजकुमारियों को बुलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने राजकुमार प्रेम को बुलाया। जैसे ही प्रेम ने तत्व परीक्षण पत्थर पर हाथ रखा, तुरंत उसके तत्व प्रकट हो गए।
अग्नि तत्व और बिजली तत्व। जैसे उसने इन दोनों तत्वों के नाम सुने वो भीतर से बेहद खुश हो गया, लेकिन उसकी खुशी का असली कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ राजकुमार प्रेम, आप इतने खुश क्यों हो? आचार्य वशिष्ठ के सवाल पर राजकुमार प्रेम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात यह है कि अभी तक मेरे पास केवल एक ही तत्व था और वो था अग्नि तत्व, लेकिन आज मेरा दूसरा तत्व अनलॉक हो गया है। इसी वजह से मुझे इतनी खुशी हो रही है। और खास बात यह है कि जिस तत्व की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वही तत्व आज यहाँ अनलॉक हुआ है। उसकी बात सुनते ही आचार्य वशिष्ठ ने अगला सवाल किया, ठीक है, अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम किस दल में प्रवेश लेना चाहते हो? इस पर प्रेम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा जवाब दिया, मैं बिजली दल में प्रवेश करना चाहता हूँ। उसके ऐसा कहते ही आचार्य वशिष्ठ ने बिजली दल की प्रमुख मधुबाला जी की ओर देखते हुए पूछा, क्या आप राजकुमार प्रेम को अपने दल में प्रवेश देना चाहेंगी? आचार्य वशिष्ठ के सवाल पर दल प्रमुख मधुबाला जी ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, वहां मौजूद सभी राजकुमार और राजकुमारियां तालियां बजाने लगे। आखिर जब एक राजकुमार की इच्छा पूरी होती है तो बाकी सभी को भी यही उम्मीद बंध जाती है कि उनकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। इसके बाद सभी शांति से आगे की प्रक्रिया देखने लगे। तभी दूसरे क्रम की राजकुमारी लता का नाम पुकारा गया। वो आगे आई और उसने तत्व पत्थर पर हाथ रखा। जैसे उसका हाथ पत्थर से जुड़ा 3 तत्व प्रकट हुए, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। इसके बाद उससे भी वही सवाल किया गया कि वो किस दल में प्रवेश लेना चाहती है। राजकुमारी लता ने खुशी खुशी आकाश दल का नाम लिया। जैसे ही उसने ये नाम लिया, सभी की नजरें आकाश दल के प्रमुख की ओर चली गई। आकाश दल के प्रमुख ने तुरंत खुशी से अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि उनके दल को एक काबिल योद्धा की कितनी आवश्यकता थी। कुछ ही देर बाद राजकुमारी रितिका का नंबर आया। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे जल दल को चुना, वो भी बिजली दल के ऊपर। उसके इस फैसले से सभी लोग थोड़े हैरान जरूर हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि बिजली दल की प्रमुख मधुबाला जी को भीतर ही भीतर काफी बुरा जरूर लगा। इसके बाद सकारात्मक पक्ष के राजकुमार उपेंद्र को बुलाया गया। जैसे ही उपेंद्र ने तत्व पत्थर पर हाथ रखा, उसका केवल एक ही तत्व निकला, सोम तत्व। इसी वजह से उसने शांति से कहा, मेरे हिसाब से मुझे सोम दल में ही जाना चाहिए। उसकी बात सुनते ही सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी ने बिना कुछ कहे उसे सीधे प्रवेश दे दिया। वे भी ये बात जानते थे कि उसके पास केवल एक ही तत्व है और उसे किसी दूसरे दल में भेजा भी नहीं जा सकता, वरना वे अभय सिंह से जुड़े किसी भी व्यक्ति को अपने दल में प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इस परिस्थिति में वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। इसी के साथ 6 साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां दलों में प्रवेश ले चुके थे। अब बारी थी क्षितिज के सभी मित्रों की। सबसे पहले आर्यन आगे आया। वहां पहुंचते ही उसने तत्व परीक्षण पत्थर पर हाथ रख दिया। जैसे उसका हाथ पत्थर से जुड़ा, पत्थर से एक एक करके 5 तत्वों के नाम गूंज उठे। सबसे पहले समय तत्व, फिर विकिरण तत्व, उसके बाद सोम तत्व, फिर दिविकिरण तत्व और अंत में जल तत्व। जैसे ये 5 तत्व प्रकट हुए, वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से आर्यन की ओर देखने लगे, क्योंकि आर्यन उम्र में क्षितिज से भी छोटा था और इतने सारे तत्वों का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद आचार्य वशिष्ठ ने उससे पूछा कि वो किस दल में प्रवेश लेना चाहता है। इस पर आर्यन ने साफ साफ कहा, मैं समय दल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। उसका ये जवाब सुनते ही बाकी सभी लोग और भी ज्यादा हैरानी में उसे देखने लगे, क्योंकि अगर वो सोम दल में प्रवेश लेता तो शायद उसकी तरक्की बहुत जल्दी हो जाती और उसकी लेवल भी तेजी से बढ़ती। लेकिन उसने सोम दल की बजाय समय दल को चुना था। इस पर आचार्य वशिष्ठ ने हैरानी के साथ उससे पूछा, राजकुमार आर्यन, आप सोम दल की जगह समय दल में प्रवेश क्यों लेना चाहते हैं? अगर आप सोम दल में जाते तो आपकी लेवल कहीं जल्दी बढ़ती और शायद आपको ये भी पता ना हो, लेकिन आपके परदादा भी सोम दल का ही हिस्सा थे और वहीं उन्होंने अपार शक्ति प्राप्त की थी। आचार्य वशिष्ठ की ये बात सुनकर आर्यन ने सिरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, बात वैसी नहीं है। सच ये है कि मेरा सबसे पहला तत्व जो अनलॉक हुआ था वो समय तत्व ही था। इसलिए मैं अपने समय तत्व की शक्तियों को और मजबूत करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस समय तत्व को बढ़ाकर मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। उसकी इस बात पर आचार्य वशिष्ठ भी सहमत हो गए। वे भी मानते थे कि किसी भी योद्धा का पहला तत्व हमेशा उसके सबसे करीबी होता है और उसके साथ एक अलग ही लगाव बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों ना हो? वही तत्व सबसे पहले उसके साथ प्रकट होता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी होता है। बाद में भले ही बाकी सभी तत्व धीरे धीरे अनलॉक हो जाएं, लेकिन पहले तत्व का प्रभाव और उसका जलवा कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही आर्यन ने यह निर्णय लिया, सोमदल के प्रमुख मिथिलेश ने गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए खुद से ही चिल्लाकर कहा, मेरे दल में आखिर कांटे लगे हुए हैं क्या? ये लड़का ऐसी बातें कर रहा है जैसे हमारे दल में इसे प्रवेश ही नहीं मिलेगा या यहाँ कुछ सिखाया ही नहीं जाता। पता नहीं ये अकादमी
कहाँ कहाँ से ऐसे नमूने उठा ले आती है। लेकिन अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे अभय सिंह से जुड़े किसी भी रिश्तेदार की जरूरत अपने दल में नहीं थी। इतना कहकर वो शांत तो हो गए थे मानो अब उनके भीतर कुछ कहने की इच्छा ही शेष न बची हो। लेकिन उनके चेहरे की बढ़ती लाली देखकर हर एक दल का प्रमुख ये भली भांति समझ चुका था कि वो किसी भी क्षण फट सकते हैं। उनकी आंखों में छिपा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और ये संकेत दे रहा था कि अगर किसी ने भी उनका नाम लेकर कोई बात कह दी तो वो उसका खुलकर विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी कारण सभी ने यही बेहतर समझा कि आगे की प्रक्रिया पर ही ध्यान दिया जाए। उसी समय तत्व दल की प्रमुख शिरोमणि जी ने पूरे उत्साह और प्रसन्नता के साथ आर्यन को अपने दल में स्वीकार कर लिया। वैसे भी वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि किसी योद्धा के भीतर समय तत्व का पाया जाना अपने आप में कितनी बड़ी और विशेष बात होती है। इसलिए उन्होंने भी आर्यन को सामान्य तरीके से नहीं बल्कि विशेष सम्मान के साथ अपने दल में प्रवेश देने का निश्चय किया था। उसकी चंचलता और उसकी आंखों में छिपी हुई चमक साफ साफ ये संकेत दे रही थी कि उसके भीतर समय तत्व की शक्ति अवश्य होगी। इसके बाद प्राची आगे आई और उसने पृथ्वी दल में प्रवेश लिया। उसके बाद स्नेहा आई और उसने विकिरण दल को चुना। फिर मंदाकिनी की बारी आई और वो भी क्षितिज की तरह ही थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हैरानी बाकी सभी को हुई थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले तो स्वयं आचार्य वशिष्ठ थे। वो अपनी जगह से खड़े हो गए थे और विस्मय भरी नजरों से मंदाकिनी की ओर देखने लगे थे। कारण ये था कि उसके पास एक नहीं बल्कि पूरे 7 तत्व मौजूद थे। ये कोई साधारण चमत्कार नहीं था बल्कि शायद उसकी निरंतर मेहनत और साधना का परिणाम था। हालांकि उसके चेहरे से ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके हाथ में क्या छिपा हुआ है, लेकिन तत्व परीक्षण पत्थर ने सब कुछ उजागर कर दिया था। जब उसने दिव्यकिरण दल में प्रवेश किया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरानी में डूब गया था। वैसे तो ये सभी जानते थे कि अधिकतर लड़कियां दिव्यकिरण दल में प्रवेश लेना पसंद करती हैं, लेकिन अगर सोम दल और दिव्यकिरण दल की शक्तियों के बीच के अंतर को देखा जाए तो सामान्यतः हर कोई सोम दल को ही चुनता। लेकिन अब सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी पूरी तरह आग बबूला हो चुके थे। उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि उनका मन कर रहा था कि वो उठकर जाए और उस लड़की को 2-4 थप्पड़ मारकर ये समझा दे, मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें पता भी है कि सोम दल और दिव्यकिरण दल के बीच जमीन आसमान का अंतर है? अगर हम चाहें तो दिव्यकिरण दल को मात्र 10 मिनट में चकनाचूर करके बाहर आ जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। यही हमारी महानता है, वरना तो ये खेल कब का खत्म हो चुका होता। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और जैसे तैसे शांत हो गए। उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वहां मौजूद सभी ये जानते थे कि अगर सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी का गुस्सा पूरी तरह भड़क गया तो वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब गायत्री का नंबर आया तो उसके तत्व पत्थर पर हाथ रखते ही पूरे परिसर में हंगामा मच गया। और ऐसा होना भी स्वाभाविक था क्योंकि उसके पूरे 9 तत्व प्रकट हो गए थे। जैसे ही इन 9 तत्वों के नाम लिए गए और उनमें भी सोम तत्व का नाम नहीं निकला तो ऐसा लगने लगा मानो सोम दल के प्रमुख का सब्र अब टूटने ही वाला हो, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था कि इतने योद्धा सोम दल में आना ही नहीं चाहते थे। इसके बाद बाकी दलों के राजकुमार और राजकुमारियां भी अपने अपने तत्व परीक्षण पूरे कर चुके थे। राजकुमार अभिषेक का अग्नि तत्व निकला था और वहीं बाकी राजकुमारों और राजकुमारियों के भी पूरे 9 के 9 तत्व प्रकट हुए थे। अब वहां मौजूद सभी लोग शांति से केवल एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, क्षितिज के तत्वों का। वैसे तो सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी ने अब उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी कि क्षितिज उनके दल में आना चाहेगा, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दूसरी ओर आचार्य वशिष्ठ काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वे भी दिल से जानना चाहते थे कि क्षितिज के पास आखिर कितने तत्व मौजूद हैं, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी अकादमी के लिए पहले साल में उत्कृष्ट और असाधारण विद्यार्थियों की आवश्यकता थी। शायद अगर क्षितिज के तत्व उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप निकले तो बहुत कुछ बदल सकता था, लेकिन आगे क्या होने वाला है ये तो किसी को भी पता नहीं था। इसी बीच बिजली तत्व के प्रमुख मधुबाला जी ने अग्नि तत्व की प्रमुख गौरी जी से धीरे से कहा, मुझे तो काफी चिंता हो रही है, कहीं राजकुमार क्षितिज सोम दल को छोड़कर किसी और दल में प्रवेश न ले ले। अगर ऐसा हो गया तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। वैसे भी अगर राजकुमार क्षितिज को प्रवेश लेना ही है तो केवल एक ही दल है जो सोम दल से पंगा लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये सुनते ही अग्नि दल की प्रमुख गौरी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये बात तो सही है, अगर वो हमारे दल में आ जाए तो निश्चित ही अच्छा रहेगा। वैसे भी हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है कि राजकुमार क्षितिज हमारे दल में प्रवेश लेगा, लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बस इसी आस में हम यहाँ बैठे हुए हैं। उधर जैसे ही राजकुमार क्षितिज को उठते हुए देखा, सोमदल के प्रमुख मिथिलेश जी ने अपने मन ही मन कहा, राजकुमार क्षितिज, अगर गलती से भी तुम मेरे दल में नहीं आए तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। हालांकि ये सब वे केवल अपने मन में कह रहे थे,
बाहर से तो उनके चेहरे पर मुस्कान ही बनी हुई थी। उन्हें भी ये अच्छी तरह पता था कि अगर कोई ऐसा योद्धा उनके सामने आता है जो उनके दल में आना चाहता है तो उन्हें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे, क्योंकि तब तक केंद्र क्षेत्र की अकादमी स्वयं उनसे नाराज हो जाती। इसी बीच आचार्य वशिष्ठ ने भी अपने मन में सोचा, पता नहीं राजकुमार क्षितिज के पास कितने तत्व होंगे, क्योंकि उसके परदादा के 10 तत्वों के बाद के तत्वों को जगाने में मैंने खुद सहायता की थी। लेकिन इस राजकुमार का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि उसके पहले के 10 तत्व भी अब पूरी तरह जागृत न हुए हो। वही प्राची और स्नेहा एक दूसरे की ओर देखकर हैरानी भरी बातें कर रही थी। प्राची ने स्नेहा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस समय क्षितिज के पास कितने तत्व होंगे? पिछली बार तो उसके 12 तत्व अनलॉक हो चुके थे, लेकिन क्या लगता है कि अब और 1-2 तत्व और जाग गए होंगे? इस पर स्नेहा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मुझे इतनी जानकारी होती तो क्या मैं यहाँ योद्धा बनकर खड़ी होती? मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, मैं तो एक योद्धा हूँ और मुझे बस इतना पता है कि तलवार उठानी है और सामने वाले को हराना है। बाकी बातों से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कहा जाता है कि क्षितिज का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शायद इसी वजह से हम लोग उसके साथ सगाई करके भी आज तक कुंवारे जैसे ही बैठे हुए हैं। तुम्हें याद है पिछली बार क्षितिज ने हमें कब गले लगाया था? अगर तुम्हें याद हो तो जरूर बताना, क्योंकि मैं तो ये भी भूल चुकी हूँ कि क्षितिज ने हमें कभी गले लगाया भी था या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तो बस यही कामना है कि क्षितिज के इतने तत्व निकले कि पूरा दल दरबार खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाए। तो अब आगे क्या होने वाला है, आखिर क्षितिज के कितने तत्व प्रकट होंगे, जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज सीधा उस तत्व पत्थर के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही उसने बिना किसी हिचक के अपना हाथ उस तत्व पत्थर के ऊपर रख दिया। जैसे उसने हाथ रखा वैसे ही कुलपति वशिष्ठ जी ने अपने मन ही मन में हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या थी जिसके कारण ये सबसे पहले आगे नहीं आया था तत्व पत्थर पर परीक्षण कराने के लिए। काफी देर तक क्षितिज का हाथ उस पत्थर पर टिका रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई संकेत। और तभी वहां अचानक से हंगामा मच गया, क्योंकि वहां मौजूद हर किसी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि क्षितिज के पास कम से कम 5 या 6 तो जरूरी तत्व अवश्य होने चाहिए थे। लेकिन न जाने ऐसा क्यों हो रहा था। दल के बुजुर्ग अमोल जी ने अपने पास बैठी हुई अपनी पत्नी शिवानी जी की ओर झुकते हुए कहा, मुझे ये सब काफी अजीब लग रहा है। अगर ये सच में अभय सिंह का परपोता है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके एक भी तत्व सामने नहीं आ रहे। उनकी इस बात पर शिवानी जी ने भी हैरानी से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको याद है जब अभय सिंह का पहली बार तत्व परीक्षण हुआ था तब भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। काफी देर के बाद ही उसके तत्व सबके सामने आए थे। ये सुनते ही अमोल जी ने तुरंत सिर हाँ में हिला दिया। उन्हें झट से वो पुरानी बात याद आ गई थी। तभी वो शांत हो गए। लेकिन आचार्य वशिष्ठ इस पूरे दृश्य को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये आखिर हो क्या रहा है? इस लड़के के पास तो कई तत्व होने चाहिए थे, फिर अभी तक एक भी तत्व क्यों सामने नहीं आया? लेकिन जैसे ही उनके मुंह से ये शब्द निकले उसी क्षण अचानक से वो तत्व पत्थर बिजली की तरह चमक उठा। उसकी तेज रोशनी से पूरा क्षेत्र नहा गया और तभी उसके भीतर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई, 14 तत्व। इतना कहते ही वो पत्थर पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी से चमकने लगा और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ वो फटकर टुकड़ों में बिखर गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। खुद क्षितिज भी पूरी तरह से हैरान था। ये कैसे हो सकता है? वो अपने मन में सोच रहा था, मेरे तो 13 ही तत्व थे, फिर ये 14वां तत्व कहां से आ गया? लेकिन कुछ ही पलों बाद सभी दलों के प्रमुखों की आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। आखिर ऐसा क्यों न होता? उनके सामने 14 तत्वों का स्वामी खड़ा था। अगर ये योद्धा किसी एक दल में चला जाता तो निश्चित ही वहां भारी हंगामा खड़ा हो जाता। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं। काफी देर तक वहां पर फुसफुसाहटें, चर्चाएं और बहसें चलती रही, लेकिन अंत में आचार्य वशिष्ठ जी ने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाया और सख्त स्वर में कहा, अब अगर किसी को भी आवाज आई तो मैं उसे इसी दल दरबार से बाहर निकाल दूंगा। उनके इतना कहते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आचार्य वशिष्ठ अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए हैं। फिर उन्होंने सबकी ओर देखते हुए कहा, हमें यह भली भांति पता है कि आप सभी राजकुमार क्षितिज को अपने अपने दल में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा।
और मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ, अगर किसी दल में राजकुमार क्षितिज अभी शामिल नहीं होता है तो कोई भी नाराजगी न दिखाए, क्योंकि राजकुमार क्षितिज हर दल में जाएगा अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। इसलिए किसी भी प्रकार का विरोध या गुस्सा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने क्षितिज की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो यही वजह थी कि तुम सबसे पहले आगे नहीं आए थे। तुम्हें पता था कि अगर तुम शुरुआत में ही आ जाते तो शायद बाकी लोगों को मौका ही नहीं मिलता उस तत्व पत्थर को छूने का। इस तरह की समझदारी देखकर मुझे तुम पर गर्व है, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी और योद्धा पर। मेरी ओर से तुम्हें केंद्र क्षेत्र अकादमी में आधिकारिक रूप से प्रवेश दिया जाता है, और अगर कोई भी दल प्रमुख तुम्हें परेशान करे तो बिना झिझक सीधे मेरे पास आकर शिकायत कर सकते हो। तुम यहाँ किसी के गुलाम नहीं हो, तुम यहाँ एक विद्यार्थी हो, और जब तक तुम्हारी विद्यार्थी दशा पूरी नहीं होती तब तक तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता। आचार्य वशिष्ठ की ये बातें सुनकर क्षितिज के चेहरे पर हल्की खुशी साफ झलक रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति कुछ समय पहले उस पर काफी सख्त लग रहा था वही अब उसके प्रति इतना सकारात्मक कैसे हो गया। इसी कारण उसने शांत स्वर में सिर झुकाते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस एहसान को मैं शायद कभी चुका न सकूं। लेकिन ये सुनते ही आचार्य वशिष्ठ ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं राजकुमार, इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारी काबिलियत है जिसकी वजह से तुम्हें ये स्थान मिला है, वरना हम किसी को भी इस तरह का प्रवेश नहीं देते। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने सिर हाँ में हिला दिया और कुछ और नहीं कहा। इसके बाद उससे पूछा गया कि वो किस दल में प्रवेश लेना चाहता है। क्षितिज ने बिना देर किए सीधा अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, मैं फिलहाल के लिए आकाश दल में प्रवेश लेना चाहता हूँ। उसके इस जवाब को सुनते ही सोम दल के प्रमुख की हालत बिगड़ गई। एक और वो दिल से नहीं चाहता था कि क्षितिज उसके दल में आए, और दूसरी ओर अब वो जलन से अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना खतरनाक और शक्तिशाली योद्धा उसके दल में न आकर किसी और के दल में क्यों जा रहा है। लेकिन उसकी हालत पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसी क्षण आकाश दल के प्रमुख शशांक जी स्वयं नीचे उतरते हुए मुस्कुराते हुए क्षितिज के पास आ पहुंचे थे। उनकी खुशी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने वहां पहुंचते ही क्षितिज को गले लगा लिया। इसके बाद मुस्कुराकर उन्होंने कहा, राजकुमार क्षितिज, हम आपको ये वादा करते हैं कि हमारे दल की कोई भी तकनीक आपको सिखाए बिना हम आपको इस दल से कभी नहीं जाने देंगे। ये सुनते ही क्षितिज ने भी खुशी से सिर हाँ में हिला दिया। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि आकाश दल के प्रमुख वास्तव में बड़े दिल वाले इंसान हैं। वहीं बाकी सभी दलों के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन क्षितिज ने उन सभी की ओर देखते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। सब हैरान थे कि क्षितिज अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्षितिज ने अपने हाथ जोड़ने के बाद शांत भाव से सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इसी दल तक सीमित नहीं रहने वाला हूँ, मैं आप सभी के दलों में आता जाता रहूंगा। वैसे भी मेरे शरीर के भीतर 10 दलों से जुड़े हुए कुल 14 तत्व मौजूद हैं, तो किसी न किसी रूप में मुझे हर दल में आना ही पड़ेगा। इसलिए कृपया आप लोग मुझसे नाराज मत होइए। मैं वादा करता हूँ कि आपके दलों में भी अवश्य आऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही बाकी 8 दलों के प्रमुखों के चेहरों से नाराजगी लगभग गायब हो चुकी थी। लेकिन सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी अचानक खड़े हो गए और सीधा बिना किसी लाग लपेट के बोले, अब हमें माफ करो राजकुमार क्षितिज, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप सोम दल में प्रवेश करें। अगर आपको आकाश दल ही इतना पसंद है तो वहीं रहिए, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी दलों के प्रमुख पूरी तरह से हैरान रह गए। आखिर हैरान क्यों न होते, सोम दल के पास तो वैसे ही आधे से ज्यादा दलों की शक्ति और संसाधन थे, और अब वो ऐसे योद्धा से खुलेआम झगड़ा कर रहे थे जिसे हर दल अपने यहाँ लाने के लिए उतावला था। ऊपर से वो योद्धा खुद कह चुका था कि भले ही उसने प्रवेश आकाश दल में लिया हो, लेकिन वो सभी दलों में आता जाता रहेगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती थी। लेकिन सोम दल के प्रमुख का स्वभाव हमेशा से ही ऐसा था, अगर कोई शक्तिशाली योद्धा उनके दल में प्रवेश न करे तो उनसे ज्यादा नाराज और कोई नहीं होता था। अब राजकुमार क्षितिज ने भी अपने चेहरे पर मौजूद मुस्कान को किनारे रखते हुए गंभीर और सख्त नजरों से देखते हुए कहा, सोम दल के प्रमुख मिथिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बिना घुमाए फिराए साफ मना कर दिया, क्योंकि आपके चेहरे पर छुपी नफरत मैं उसी समय दिखा चुका था जब मैंने इस मैदान में पहला कदम रखा था। सच कहूं तो मैंने कुछ देर पहले ही ये तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके दल में प्रवेश नहीं करूंगा। क्षितिज के ये शब्द सुनते ही प्रमुख मिथिलेश जी की मुट्ठियां कस गईं। उनके भीतर का गुस्सा उफान मारने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो अभी मैदान में जाकर उस लड़के को 2-4 मुक्के मार दें। लेकिन चारों ओर मौजूद इतने सारे योद्धाओं और आचार्यों की वजह से उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल रखा था।
लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। गुस्से में उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरी भी बात सुन लो। आज से तुम हमारे सोमदल के सबसे बड़े दुश्मन हो। अगर कहीं भी तुम हमारे सामने आ गए तो हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर बैठेंगे। इसलिए मैं साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ, गलती से भी हमारे दल के सामने मत आना, वरना हम क्या कर जाएंगे इसका अंदाजा हमें खुद भी नहीं है। उनकी ये धमकी सुनते ही आचार्य वशिष्ठ हैरानी से उनकी ओर मुड़े और कड़े स्वर में बोले, प्रमुख मिथिलेश, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये बातें आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। इससे साफ जाहिर होता है कि आप में अभी तक वो बड़प्पन नहीं आया है जिसकी उम्मीद एक दल प्रमुख से की जाती है। मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि आपके बुजुर्गों ने आपको सोमदल का प्रमुख बनाकर भारी भूल कर दी है। अगर आप हर नए और प्रतिभाशाली योद्धा से इसी तरह बात करेंगे तो अगली बार कोई भी सोमदल में प्रवेश नहीं लेना चाहेगा। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक तत्व की वजह से कोई पीछे हट जाएगा? और ये बात याद रखिए, सिर्फ आपके ही पास सोम तालाब नहीं है। इतना सुनने के बाद मिथिलेश जी आचार्य वशिष्ठ को इतनी गुस्से भरी नजरों से घूरने लगे कि ऐसा लग रहा था मानो अभी वही उन पर झपट पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को रोक लिया, मानो उनके मुंह में जबान ही न बची हो। आखिर एक अकादमी के प्रमुख आचार्य को नाराज करना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर आचार्य वशिष्ठ सच में गुस्सा हो जाते तो सोमदल के किसी भी विद्यार्थी को आगे अकादमी में प्रवेश मिलना मुश्किल हो जाता, और आधी अकादमी में सोमदल के ही विद्यार्थी थे। इसी वजह से उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद बाकी दलों के प्रमुख भी वहां से जाने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर सोमदल के प्रमुख को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और क्या नहीं। उधर क्षितिज आकाश दल के प्रमुख शशांक जी के साथ खुशी खुशी उनके दल में प्रवेश कर चुका था और उनके साथ चला गया था। और वहीं खड़े खड़े सोमदल के प्रमुख मिथिलेश दांत पीसते हुए उसे जाता हुआ देखते रह गए। अब उन्हें भीतर से बेहद बुरा भी लग रहा था और ये सब अपमानजनक भी लग रहा था। उनका इतना शक्तिशाली दल होते हुए भी एक महान योद्धा ने उन्हें छोड़कर अपेक्षाकृत कमजोर दल को चुन लिया था। इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं उनकी ही गलतियां थी और अब उन गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा था। अपने दल प्रमुख की वजह से एक शक्तिशाली योद्धा उनके हाथ से निकल चुका था। ये दृश्य देखकर बुजुर्ग अमोल जी ने निराशा से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी हमारे दल प्रमुख मिथिलेश को ही लेनी पड़ेगी। मेरी ही गलती थी कि मैंने अपने बेटे को इस दल का प्रमुख बना दिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो केवल पुरानी दुश्मनियों में उलझा रहेगा। उसकी और राजकुमार अभय की पुरानी शत्रुता थी और लगता है उसी का जहर वो अब तक ढो रहा है। लेकिन इसका नुकसान हमारे दल को हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर वो लड़का हमारे दल में सिर्फ अपनी शक्तियां बढ़ाने भी आता तो भी हमारे दल का नाम ऊंचा हो जाता। उनकी ये बात सुनकर उनकी पत्नी शिवानी जी ने सहमति जताने के बजाय कहा, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से आप लोग मिथिलेश को जरूरत से ज्यादा दोष दे रहे हो। उस लड़की की भी हिम्मत देखो जिसने साफ साफ सोमदल में आने से मना कर दिया। उसके भीतर इतना घमंड कहां से आ गया? अभी वो इतना शक्तिशाली भी नहीं हुआ है। अगर यही रवैया रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो योद्धा इस केंद्र क्षेत्र में ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। उनकी ये बातें सुनते ही बुजुर्ग अमोल सब कुछ समझ गए। उनकी पत्नी अपने बेटे का ही पक्ष ले रही थी। अगर यही हाल रहा तो ये माँ बेटा मिलकर सोमदल की वर्षों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला देंगे। इधर कुछ ही देर बाद आकाश दल के प्रमुख शशांक जी ने अपने हाथ को घुमाते हुए सामने की हवा को चीर दिया। उसी क्षण एक विशाल आयाम खुल गया। उसके भीतर एक अत्यंत विशाल साम्राज्य जैसा क्षेत्र दिखाई देने लगा। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। भीतर के लोग भी इनकी ओर वैसे ही देख रहे थे जैसे कोई दूसरा संसार खुल गया हो। वैसे इस बार नए विद्यार्थियों में आकाश दल के अपने राजकुमार को छोड़कर सिर्फ शिकार दल की राजकुमारी लता और राजकुमार क्षितिज ने ही प्रवेश लिया था। अब आगे क्या होगा? क्या सोमदल के प्रमुख मिथिलेश अपने अपमान का बदला लेने की कोशिश करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आकाश दल के प्रमुख शशांक जी ने अपने हाथ को घुमाते हुए एक विशाल आयाम को चीर दिया। उसके साथ ही अचानक एक अजीब सी जगह दिखाई देने लगी। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सामने एक बहुत बड़ा साम्राज्य जैसा क्षेत्र दिखाई दे रहा था जिसके भीतर के लोग भी इन्हीं की तरफ देख रहे थे। वैसे तो इस बार नए विद्यार्थियों में खुद आकाश दल के राजकुमार को छोड़कर केवल शिकारा दल की राजकुमारी लता और राजकुमार क्षितिज ने ही प्रवेश लिया था। वहीं ये दोनों शशांक जी के पीछे पीछे चलते हुए वहां पहुंच गए थे। जैसे ही लोगों की नजर उन पर पड़ी, वहां मौजूद बहुत से लोग बेहद खुश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजकुमार क्षितिज उनके दल में आएगा, लेकिन जब वो वास्तव में उनके दल में शामिल हो गया तो सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए।
शशांक जी ने एक सेवक को बुलाकर राजकुमार क्षितिज और राजकुमारी लता के लिए कमरों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उनकी बात सुनते ही उस सेवक ने सिर हाँ में हिला दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है। फिर भी अपने दिल की खुशी को दबाते हुए उसने सिर झुकाकर पूछा, आप ही राजकुमार क्षितिज है ना, मनोरथ साम्राज्य के, जिन्होंने अपने ही दम पर अपने साम्राज्य को केंद्र क्षेत्र में प्रवेश दिलाया है? सेवक की बात सुनकर क्षितिज ने मुस्कुराते हुए सिर हाँ में हिला दिया। लेकिन उनकी ये बातचीत सुनकर राजकुमारी लता को काफी बुरा लग रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी जलन पैदा हो रही थी। उसने भी तो उसी दल में प्रवेश लिया था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग सिर्फ राजकुमार क्षितिज को देखकर ही खुश हो रहे थे, मानो उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया हो। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने आकाश दल में प्रवेश क्यों लिया। अगर वो चाहती तो किसी और दल में भी जा सकती थी, लेकिन जो गलती वो कर चुकी थी उससे अब बदला नहीं जा सकता था। और अगर आगे भी क्षितिज का ही नाम चलता रहा तो वो सीधे उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चली जाएगी। ये उसने ठान लिया था। वैसे भी वो जानती थी कि वहां क्षितिज का ही बोलबाला रहने वाला है, लेकिन कहते हैं ना, इंसान एक आखिरी उम्मीद के सहारे जीता है। वही हाल उसका भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या न करे। काफी देर बाद एक लड़की राजकुमारी लता के पास आई। उसने मुस्कुराते हुए एक फूल उसके हाथ में दिया और कहा, आप ही राजकुमारी लता है ना? आपके जैसी खूबसूरत राजकुमारी मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे बहुत खुशी है कि आपने आकाश दल में ही प्रवेश लिया। उन दोनों की बातें सुने बिना ही क्षितिज अपने कमरे की ओर चला गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि उसके पुराने महल जितना भव्य एक महल था। उसे देखकर उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। उसने सेवक से पूछा, क्या यहाँ सभी मेहमानों और विद्यार्थियों को ऐसे ही कमरे दिए जाते हैं? उसके सवाल पर सेवक मुस्कुराया और सिर हिलाकर मना करते हुए बोला, नहीं राजकुमार, ये कक्ष विशेष है। इसके भीतर अभय सिंह जी कुछ दिनों तक ठहरे थे। उस दिन के बाद हमारे दल प्रमुख ने किसी भी योद्धा को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये ब्रह्मांड योद्धा का कक्ष है और यहाँ ठहरने की हैसियत किसी की नहीं थी सिवाय आपके, क्योंकि आप उनके ही परपोते हैं। ये सुनते ही क्षितिज को गहरा झटका लगा। वो हैरानी से चारों ओर देखने लगा। आज तक उसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था कि उसके परदादा कहाँ रहे थे या उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन आज धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने स्पष्ट हो रहा था। खुशी खुशी उसने सिर हिलाया और उस कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। उसे वहीं छोड़कर सेवक वहां से चला गया। उसके जाने के बाद क्षितिज ने कमरे में रखी हर एक चीज को ध्यान से देखना शुरू किया। ये सभी वस्तुएं उसके परदादा की थी। शायद उसके परदादा अपना सारा सामान वहीं छोड़कर चले गए थे। वो एक एक चीज को छूकर उन्हें निहारते हुए यादों में खोता जा रहा था। लेकिन तभी उसी स्थान के भीतर मौजूद एक विशेष स्पेस से अभय सिंह बाहर आए। जब उन्होंने देखा कि क्षितिज उनके सामान के पास घूम रहा है तो उन्हें बेहद खुशी हुई। आखिर खुश क्यों ना होते। उन्हें भली भांति पता था कि राजकुमार क्षितिज को अपने परदादा की चीजें कितनी प्रिय थी, लेकिन काफी देर तक क्षितिज को यह एहसास नहीं हुआ कि अभय सिंह भी वहीं मौजूद हैं, क्योंकि अभय सिंह जी ने तब तक एक भी शब्द नहीं कहा था। जब उन्होंने अपना गला साफ किया तब जाकर क्षितिज को आभास हुआ कि वहां कोई और भी है। वो तुरंत पलटकर मुड़ा तो उसकी आंखें फैल गई। सामने तो खुद उसके परदादा जी खड़े थे। वो मुस्कुराते हुए खुशी से चहकता हुआ बोला, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परदादा के कमरे में ही ठहरा हुआ हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी परपोते को। इस पर अभय सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मेरे कमरे में ठहरे हो तो ये मत समझ लेना कि तुम मेरे जैसे बन जाओगे। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है राजकुमार क्षितिज। चलो ज्यादा देर आराम मत करो, जाकर आकाश दल के बुजुर्गों से मिलो। फिर उन्होंने आगे कहा, प्रदीप जी और माधवी जी दिल के बहुत बड़े हैं। तुम्हारी इस भूल को वे माफ भी कर देंगे। वैसे भी उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई होगी कि मेरे ही परपोते ने उनके दल में प्रवेश लिया है। थोड़ा रुककर उन्होंने समझाते हुए आगे कहा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि सिर्फ इस दल के ही नहीं, बल्कि जहां जहां तुम किसी भी दल में जाओ वहां के बुजुर्गों का आशीर्वाद लो। अगर बुजुर्ग नाराज हो गए तो दल प्रमुख भी कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हें दल से निकालने का फैसला भी ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बुजुर्गों को प्रसन्न करो। एक बार वे खुश हो गए तो दल प्रमुख भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। अब जाओ, बुजुर्ग प्रदीप और माधवी जी से मिलो और अपनी पहचान बताओ। फिर देखना वे दोनों कितने खुश होंगे। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी बाहर से दो बुजुर्गों की आवाज आई, राजकुमार क्षितिज, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनते ही क्षितिज चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके कमरे तक अभी कौन पहुंच गया। उसकी हैरानी देखकर अभय सिंह मुस्कुराते हुए बोले, अरे यही तो हैं बुजुर्ग प्रदीप और माधवी जी। फिर उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, देखा, मैंने कहा था ना, वे कितने बड़े दिल वाले हैं। वे खुद ही तुम्हारे पास आ गए ताकि कोई योद्धा तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना बोले।
ये सुनकर क्षितिज बेहद खुश हुआ। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उनसे मिल लेता हूं, लेकिन आप कहीं छुप जाइए। अगर वे आपको देख लेंगे तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुनकर अभय सिंह मुस्कुरा दिए और अगले ही पल वहां से गायब हो गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन जैसे ही फिर से दोनों बुजुर्गों की आवाज आई, क्षितिज हड़बड़ाते हुए जल्दी से बाहर निकला और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ी देर लग गई। फिर उसने संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं अभी तक अपने दादाजी की चीजें नहीं देख पाया था। जब वे अचानक मुझे दिखाई देने लगी तो दिल उन्हें देखने से खुद को रोक नहीं पाया। इसी वजह से मैं कुछ पल के लिए मानो सपनों की दुनिया में खो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में यहीं पर हूँ। इसी वजह से मेरा ध्यान भटक गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। फिर भी आपको मेरे कक्ष के बाहर खड़ा रखकर इंतजार करवाने के लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। बुजुर्ग प्रदीप ने मुस्कुराते हुए जोरदार ठहाका लगाया और बोले, तुम बिल्कुल अपने परदादा अभय की तरह हो। तुम लोगों को ये बखूबी आता है कि छोटी छोटी बातों से सामने वाले का दिल कैसे जीता जाता है। फिर उन्होंने हल्के व्यंग्य के साथ आगे कहा, शायद इसी वजह से तुम लोग इतना आगे बढ़ गए हो और हमारे अपने दल के बेटे अब तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। वहीं माधवी जी ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लड़का भी जल्द ही अपने परदादा के नक्शे कदम पर चलने वाला है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि अभय सिंह इससे मिला होगा। अगर वो मिला होता तो ये जरूर कोई ना कोई गलती कर बैठता। लेकिन तभी उन्हें अचानक याद आया कि सामने खुद अभय सिंह का परपोता खड़ा है। अगर उसे जरा सा भी इस बात का आभास हो जाता तो संभव है वो उसी व्यक्ति तक पहुंच जाता जिसने कभी अभय सिंह को गहरी पीड़ा दी थी। इसी सोच के साथ माधवी जी तुरंत शांत हो गई। तभी क्षितिज ने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो खुद ही आप दोनों से मिलने आने वाला था, लेकिन अपने दादाजी की पुरानी निशानियां देखते देखते मैं उन्हीं में खो गया। फिर उसने विनम्रता से कहा, इसलिए कृपया मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा मुझसे नहीं होगी। उसकी बात सुनकर दोनों बुजुर्गों ने सिरनामे हिलाया और बोले, नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। हमें पता था कि तुम यहाँ आते ही अपने दादाजी की चीजों में खो जाओगे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अभय सिंह यहीं कहीं मौजूद था। ये सुनते ही क्षितिज थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे परदादा यहीं पर हो। शायद उनका एहसास अब भी यहाँ बना हुआ है, जो उनकी वस्तुओं और यादों में झलकता है। उसके इस जवाब से दोनों बुजुर्ग समझ गए कि वो सच नहीं बोल रहा है। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अभय सिंह वास्तव में वहीं मौजूद थे। यह एहसास वे कभी भूल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विषय को ज्यादा खींचना ठीक नहीं समझा। उन्होंने क्षितिज से कहा कि उन्हें एक विशेष बैठक में जाना है, इसी कारण वे अब जा रहे हैं। हालांकि क्षितिज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी बात मानने वाले नहीं थे। जैसे ही दोनों बाहर निकले, बुजुर्ग माधवी ने धीमे स्वर में कहा, अगर इस लड़के के साथ खुद अभय सिंह मौजूद है तो अब तक उसने अपने अपमान का बदला क्यों नहीं लिया। जिस व्यक्ति ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, उसे उसने अब तक जिंदा कैसे छोड़ रखा है। उनकी बात पूरी होते ही बुजुर्ग प्रदीप ने गंभीर स्वर में कहा, यह बात तो सही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अभय सिंह ने उस कमीने को अब तक जिंदा कैसे रहने दिया। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने आगे कहा, लेकिन एक बात साफ है, इस लड़के का यहाँ आने का मकसद साधारण नहीं है। जरूर ये अपने परदादा के अपमान का बदला लेने के लिए ही यहाँ आया है। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अगर इस लड़के को ये बात पता नहीं होगी कि उसके परदादा को मारने के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग थे, ऐसे लोग जिनसे वो अभी तक मिला भी नहीं है, और अगर वे लोग उसके सामने आ गए और इसे सच्चाई पता चल गई तो इसके अंदर क्षेत्र में बहुत खतरनाक तूफान आ जाएगा। इस पर माधवी जी ने सहमति जताते हुए कहा, लेकिन अभय सिंह अपने परिवार को बर्बाद करने वालों को कैसे माफ कर सकता है। वो तो ब्रह्मांड योद्धा है, उसकी एक चुटकी में पूरी दुनिया मिट सकती है। फिर वो अपने दुश्मनों को जिंदा क्यों छोड़ रहा है। फिर उन्होंने संदेह भरे स्वर में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन्हें डरा डरा के मारने की कोई साजिश रच रहा हो। लेकिन इस बात से प्रदीप जी सहमत नहीं थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं लगता। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो तो अब तक उन्हें खत्म कर चुका होता। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, हो सकता है उसे आज तक ये पता ही ना हो कि असल में उसके साथ गद्दारी किस किस ने की थी। शायद उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को देखा हो जो उसके सामने उसे मारने आए थे। इन्हीं अंदाजों के साथ वे दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अगला दिन आया।
अगले दिन क्षितिज के कक्ष के पास दो युवक पहुंचे, राजकुमार आकाश और उसका बड़ा भाई राजकुमार सुधांशु। जैसे ही दोनों सामने आए, क्षितिज ने हैरानी से पूछा, आप दोनों दल प्रमुख शशांक जी के बेटे हैं ना? इस सवाल पर दोनों ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उन्हें भी पता था कि राजकुमार क्षितिज को पहले से ही बहुत कुछ मालूम होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। फिर राजकुमार आकाश ने सीधा सवाल किया, वैसे राजकुमार क्षितिज, आपके आकाश तत्व का लेवल कितना है? ये सुनकर क्षितिज ने शर्म के मारे सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, मुझे बताने में थोड़ी झिझक हो रही है, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे आकाश तत्व की लेवल सिर्फ 13 है। ये सुनते ही दोनों राजकुमार हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी राजकुमार आकाश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। फिर उसने आश्वस्त करते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, 20वीं लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें प्राथमिक पहाड़ पर चढ़ना होगा। वहां पहुंचते ही तुम्हारी लेवल अपने आप बढ़ने लगेगी। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर तुम पहली बार जा रहे हो तो हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इतना कहकर राजकुमार आकाश और सुधांशु क्षितिज के साथ प्राथमिक पहाड़ की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे वहां की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो उन दोनों की प्रतिद्वंदी थी। आखिर कौन थी वो लड़की जो राजकुमार आकाश और सुधांशु दोनों की प्रतिद्वंदी मानी जाती थी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।